वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन रिसेप्टर फॉर ओपॉइड आर प्रेजेंट इन। ह्यूमन बीइंग में ओपॉइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, जैसे कि ड्रग जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जैसे ओपॉइड हो गया, कैनाबिनॉइड हो गया और कोका एल्कलॉइड हो गया। इन सब का अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है और ये जैसे ही बॉडी में इंटर करते हैं तो अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि ओपॉइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है, क्या हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओपॉइड का रिसेप्टर हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे ही ओपॉइड बॉडी में इंटर करता है तो हमारे सीएनएस से और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों के रिसेप्टर से ये जाके बाइंड करता है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सब्सटेंस given to cancer patient in order to activate their immune system and destroy the tumor is। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है एक्टिवेट करने के लिए? किसको एक्टिवेट करने के लिए? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो ट्यूमर सेल को क्या करे? डिस्ट्रॉय करते। मींस हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको दिया जाता है बॉडी में ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। और वो हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करेगा, मीन जो हमने सब्सटेंस दिए हैं उसको एक्टिवेट करेगा और इससे क्या होगा? ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है, क्या हिस्टामाइन का यूज किया जाता है, या फिर इंटरल्यूकिन का यूज किया जाता है, या फिर अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, या फिर मॉर्फिन का यूज किया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन, बुक में दो जगह पे इंटरफेरॉन की बात की गई, बट यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन, एक इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन सेल्स, मींस ऐसी सेल्स जिसपे वायरस आके अटैक करते हैं उनसे प्रिवेंट करता है इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है इसका यूज किया जाता है, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, जिसका यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। तो यहाँ पे ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है? दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following approaches are used for the treatment of cancer। इन चार में से ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या इम्यून थेरेपी का यूज किया जाता है? इम्यून थेरेपी का भी यूज किया जाता है इसमें, मतलब अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है और डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर सेल को, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो सके। और सर्जरी का भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। मींस इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन सारी टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Next question is, a chemical carcinogen present in tobacco smoke is responsible for। केमिकल कार्सिनोजेन किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है, क्या ये स्किन कैंसर कॉज करता है, या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर कॉज करता है, या फिर स्टमक कैंसर कॉज करता है, या फिर ये लंग कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजेन जो प्रेजेंट होता है टोबैको के स्मोक में, ये कौन सा कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। टोबैको को जो भी पर्सन टोबैको का यूज करते हैं उसमें कार्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, कार्सिनोजेन केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो किस टाइप के कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया इज। किसी भी पर्सन को ल्यूकेमिया डिजीज हुआ है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू। क्या एडिपोज टिश्यू में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मिड क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्लाज्मा की सेल्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं,
या फिर जो है मेलेनोसाइट जो है इसके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर WBC इंक्रीज हो जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे हम कॉमनली ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। तो ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following day is celebrated as World AIDS Day? इन चार ऑप्शन में कुछ डेज के नाम लिखे गए हैं। हमें ये बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 31 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 दिसंबर को किया जाता है, या फिर 31 दिसंबर को किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 1 दिसंबर। सो द करेक्ट आंसर इज C. Next question is which of these gland is large at the time of birth? इन चार में से ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बर्थ के समय उसकी साइज कैसी होती है, लार्ज होती है, बट जैसे जैसे पर्सन एडल्ट होते जाता है उसकी साइज क्या होती है, धीरे 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 स्मॉल साइज की हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया एडिनल, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और चौथा है स्प्लीन। थाइमस की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है और जैसे जैसे पर्सन की एज होती जाती है उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाता है उसके। क्यों? क्योंकि जो थाइमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द पर्पस ऑफ टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा गया कौन सी ग्लैंड की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है और एडल्ट में उसकी साइज धीरे धीरे स्मॉल हो जाती है, दैट इज थाइमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is which of the following cell actively participate during allergy? इन चार में से ऐसी कौन सी सेल है जो कि एलर्जी में पार्टिसिपेशन करती है। पहला ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है लीवर सेल, तीसरा है मास्ट सेल और चौथा है रेड ब्लड सेल। मास्ट सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस कंडीशन में, ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के कंडीशन में हमारी कौन सी सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज मास्ट सेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।